नमस्कार। आज हम हिंदी दलित कहानी के विकास और उसके स्वरूप पर बातचीत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हिंदी कहानी का विकास जिस तरह से हुआ है उसके एक खास पड़ाव पर दलित कहानी आई है। तो दलित कहानी का जो आगमन हुआ है, तो दलित कहानी ये नाम क्यों पड़ा, पहले हम इस पर बात करेंगे कि ये अलग से इसके नामकरण की क्या ज़रूरत पड़ी। आप जानते हैं कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा के जो पड़ाव हैं उसमें प्रेमचंद युग की कहानी है, फिर प्रगतिवादी युग की कहानी है, फिर नई कहानी आती है, समानांतर कहानी आती है और कई इसके पड़ाव आए हैं, कई नाम दिए गए हैं। उसी में दलित कहानी आती है। 1990 के आसपास इस दलित कहानी की शुरुआत मानी जाती है और ये माना जाता है कि ये युग था जब पूरे भारतीय समाज में अस्मिताओं का उभार हो रहा था। तो ये अस्मिताएं अपने लिए नए साहित्य की, नए विमर्श की रचना कर रही थी और इनका जोर स्वानुभव पर था। तो दलित कहानी की जो खास बात तो शुरू में रेखांकित हुई वो यही कि दलित कहानी वहीं लिख सकता है जो जन्मना दलित हो और जिसका दृष्टिकोण दलितवादी हो। ये तर्क पहले दिया गया और कुछ हद तक लोगों ने इसको वैध माना कि प्रेमचंद भी दलित जीवन के कथाकार हैं, दलित जीवन के कहानीकार हैं। रेणु के यहाँ भी आपको दलित जीवन की कहानियाँ मिल जाएंगी, लेकिन ये इनकी कहानियाँ दलित कहानियाँ नहीं हैं। दलित कहानियाँ नहीं हैं तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है, उसका जो सबसे बड़ा तर्क है वो यह है कि ये लेखक, चाहे प्रेमचंद हों, चाहे रेणु हों, चाहे मार्कंडेय हों, चाहे दूसरे लोग हों, ये जन्मना दलित नहीं हैं। इनकी कहानियाँ स्वानुभव से, जो दलित जीवन है वो स्वानुभव से उपजा हुआ नहीं है। स्वानुभव का तर्क मतलब कि हम स्वानुभव से लिख रहे हैं या हम सहानुभूति से लिख रहे हैं, ये निर्णायक तर्क बना और उसी से दलित कहानी क्या कहें कि तय हुई कि दलित कहानी ये होगी। लेकिन जो चीज मतलब जन्म तो बहुत मतलब एक क्राइटेरिया तो है, लेकिन अंतिम क्राइटेरिया नहीं है। अंतिम क्राइटेरिया माना गया कि जो आपका दृष्टिकोण है, आपकी जो वैचारिकी है, तो उसमें यह कहा गया कि जन्मना दलित हो, दलित दृष्टिकोण हो। दलित दृष्टिकोण का आशय यह है कि यह वैचारिकी फुले अम्बेडकर से जुड़ी हुई होनी चाहिए। फुले अम्बेडकर का जो जीवन है, उनका जो आंदोलन है, उनकी जो क्रियाशीलता है, ये असल में समता के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं। इनकी वैचारिकी समता की वैचारिकी है। तो सिर्फ दलित परिवार में पैदा होने से नहीं, बल्कि जो आप लिख रहे हैं, जो आप कहानी विकसित कर रहे हैं, रच रहे हैं, उसमें ये समता का दृष्टिकोण रहना चाहिए, आना चाहिए। समता का दृष्टिकोण आएगा बाद में, लेकिन जो पहला पड़ाव होता है, जो पहली खासियत होती है दलित कहानी की, जो उसके प्रारंभिक दौर को समझने के लिए बहुत जरूरी है, वो है आक्रोश। वो आक्रोश है। आक्रोश ऐसा कि आप जिस व्यवस्था में डाले गए हैं, दलित जिस व्यवस्था में रखे गए हैं, उससे
गहरा असंतोष। सिर्फ असंतोष कहने से तो आक्रोश व्याख्यायित नहीं होता, बल्कि वह असंतोष उस व्यवस्था को, जिसको जिसको डॉक्टर अम्बेडकर की शब्दावली में उच्छेद करना कहते हैं, एनिहिलेशन करना कहते हैं, तो उस व्यवस्था के उच्छेद की कामना, क्योंकि उसके बगैर समता नहीं आ सकती। तो दलित कहानी की शुरुआत में ये एक चीज आई कि मतलब आप वस्तु स्थिति का चित्रण, दलित कहानियों में शुरू के दौर में वस्तु स्थिति का चित्रण ठंडे मन से नहीं किया जा सकता, उसके लिए आक्रोश जरूरी है। एक फोर्स की तरह, एक बल की तरह वो मौजूद है आक्रोश। आप देखें जो शुरुआती कहानीकार हैं हिंदी में, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, मोहनदास नमिश राय हैं, जयप्रकाश कर्दम हैं, शिवराज सिंह बेचैन हैं, रत्न कुमार समहरिया हैं। इनके यहाँ देखेंगे तो ये आक्रोश जो है केंद्रीय विशेषता के रूप में दिखाई पड़ता है। जिन लोगों ने दलित कहानी के इतिहास पर काम किया है, उनका मानना है कि मोहनदास नमिश राय की कहानी कर्ज, जो बहुजन संगठक नामक साप्ताहिक के 1981 जून 1981 के अंक में छपी थी, वहाँ से दलित कहानी शुरू होती है। 1987 में कहानी छपी ओम प्रकाश वाल्मीकि की जंगल की रानी, जो एक आदिवासी युवती के संघर्ष की कहानी है। वो दूसरी महत्वपूर्ण कहानी कही जाती है। इसके बाद में फिर जयप्रकाश कर्दम के कहानियाँ छपने लगी और शिवराज सिंह बेचैन की कहानियाँ छपने लगी। ये प्रारंभिक दौर के कहानीकार हैं। तो जो इस दौर के कहानीकार हैं, जिसका मैंने कहा कि ये आक्रोश इनका निर्णायक तत्व है। दूसरा है कि इनका जोर वो भाषा को लेकर के, भाषा पर है। ऐसी भाषा जो हमको मिली है, जिसमें अपमान है, जिसमें अवमानना है, जिसमें नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है। तो इन लेखकों ने, इन कहानीकारों ने ये कहा कि हम, जो भाषा हमको दी गई है, हम उसको बिना किसी परिष्कार के आपको लौटा रहे हैं। इसलिए पहले तो ये हिचक रही साहित्य की दुनिया में कि इनको, दलित कहानी को साहित्यिक कहानी माना जाए कि ना माना जाए, क्योंकि इसमें ये बड़ी रूखी, कई बार गालियों से भरी हुई भाषा हुआ करती थी। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कोई सामाजिक आंदोलन आता है, उसके साथ साहित्य आता है, तो वहाँ कला का तर्क पीछे पड़ जाता है, कथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बात प्रगतिवादी कहानी के दौरान भी दिखाई पड़ी थी, और ये दिखाई पड़ी दलित कहानी के दौरान। स्त्रीवादी कहानियों के दौरान भी ये चीज़ दिखाई पड़ी, लेकिन उस रूप में नहीं दिखाई पड़ी। वहाँ पर कला का तत्व, कला के प्रति रुझान बना रहा। आदिवासी कहानियों में भी दिखाई पड़ी कि हमारे लिए जो बात है, जो थीम है, जो कंटेंट है, वो महत्वपूर्ण है। हम उसके रचाव को लेकर के, उसके आर्ट को लेकर के अतिरिक्त सजगता नहीं दिखाएंगे। हम अपना कथ्य कहने में ही विश्वास करते हैं। तो ये दूसरी चीज थी कि उन्होंने बिना इसकी परवाह किए कि ये भाषा साहित्यिक है कि नहीं है, कलात्मक है कि नहीं है, उन्होंने अपनी बात की, अपने अनुभव रखे। जो तीसरी चीज दलित कहानी के बारे में आई, और जो प्रारंभिक दौर से ही आई, लेकिन बाद में जो ज्यादा क्या कहें कि ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, वो यह कि ये कहानियाँ
अधिकार बोध पैदा करने वाली मानी गई कि हम अपने पात्रों को, जैसा आप अंतर करें, प्रेमचंद के यहाँ आप देखेंगे उनकी बड़ी मशहूर कहानी है ठाकुर का कुआं। अब उसमें जो गंगी है, जब वो दरवाजा खुलता है तो उसके हाथ से घड़ा छूट जाता है और वो घड़ा गिर जाता है कुएं में, और वापस आकर देखती है उसका पति जोखू वो गंदा पानी पी रहा है। दलित कहानीकारों ने कहा कि हम यहाँ पर अपनी कहानी खत्म नहीं कर सकते। हमारी जो गंगी होगी वो उस कहें कि उत्पीड़क को मुंह तोड़ जवाब देगी, उसका हाथ पांव कुछ तोड़ करके आएगी। हमारी पात्र, हमारी कैरेक्टर वो बिना प्रतिकार के वापस नहीं आ सकती। ये अंतर आया कि जो आक्रोश है, आक्रोश अधिकार भाव पैदा करता है। जो पहले का प्रेमचंद के यहाँ जो क्षोभ है, मतलब उसको आक्रोश कहना, क्योंकि आक्रोश जो है वो उसका जुड़ाव अस्मिता से होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। आक्रोश अस्मिता के साथ जुड़ा होता है, और ये आक्रोश जो है वो उसका लक्ष्य होता है कि अधिकार बोध पैदा करना। क्षोभ का लक्ष्य होता था ग्लानि बोध पैदा करना, कि आप पढ़ें कहानी दूध का दाम, ठाकुर का कुआं, या इस तरह की जो दूसरी कहानियां हैं सदगति, और आपके अंदर वो पश्चाताप का भाव पैदा हो कि हम ऐसा करते रहे हैं। जबकि दलित कहानी में इस बात को आगे बढ़ा दिया गया, और ये है कि ये हमारा अधिकार है, ये कोई रियायत नहीं मिल रही है, हम इसको लेकर के रहेंगे। आप नई पीढ़ी के कहानीकार हैं, मध्यवर्ती पीढ़ी का हैं, नई पीढ़ी में तो बहुत दूसरे लोग आ गए हैं, कैलाश बानखेड़े, उनके यहाँ आप देखिए, उनका संग्रह सत्यापित, उनके यहाँ आप देखेंगे तो पाएंगे कि जितने नायक होते हैं वो सब मतलब उस खदबदाहट, उस आक्रोश से भरे हुए होते हैं, खुद जगे हुए होते हैं और अपने आसपास को जगाते हैं। जो दलित कहानी की वैचारिकी बनाई गई, जो दलित कहानी का स्वरूप निर्मित किया गया, उसमें खुद कहानीकारों की आलोचनाओं का बड़ा योगदान है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आलोचना लिखी कहानी का स्वरूप स्पष्ट किया, मुख्य धारा के यथार्थ, या दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ऐसे ही जयप्रकाश करदम ने, ऐसे ही रत्न कुमार सामरिया ने, इन सब लोगों ने दलित कहानी का स्वरूप स्पष्ट किया, और ये चीज रेखांकित की कि हमारे पात्र, यानी दलित कहानी के पात्र मजबूत होंगे, वो परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, वो प्रतिकार करेंगे, संघर्ष करेंगे। ये पहले की दलित जीवन और बाद के दलित जीवन का ये अंतर है, कि उन्होंने कहा कि ये चूंकि बनती हुई अस्मिता है, इसलिए अगर हमारे पात्र असमंजस वाले हुए, दुविधा में पड़े हुए लोग हुए, हमारे पात्र अगर कमजोर हुए, तो वो ये अस्मिता मजबूत नहीं बन सकती। इसलिए हमारे पात्र समझौता परस्त बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऐसे ये इस मामले में रत्न कुमार सामरिया की कहानियां तो खास तौर से रेखांकित करने लायक हैं, कि उनके जितने पात्र हैं, और बाकियों के भी आप देखें जितने पात्र हैं वो सब बड़े मजबूत पात्र हैं, वो कंप्रोमाइज नहीं करते किसी उस पर। एक कहानी है बड़ी काव्यात्मक है, उस कहाना नाम से, कैलाश बानखेड़े की। वो उसमें उसका नायक जो जातिवादी टिप्पणी करता है, उसको 4 चांटे और 2 मुक्के जड़ करके तब आगे बढ़ता है। तो वो मतलब
जो जो अवमानना करने वाले लोग हैं उसको तुरंत मतलब उसका उपचार करने वाला मामला दिखाई पड़ता है। इस तरह के पात्र रचे गए। जो बाद की पीढ़ी आई दलित कहानियों में, उसमें 3-4 नई बातें दिखाई पड़ी जो परवर्ती दलित कहानी है। एक तो उसकी शिफ्टिंग हुई, वो गांव से शहर की कहानियां बनने लगी, दलित कहानियां। जब शिक्षा के लिए, नौकरी मिलने पर, व्यापार के सिलसिले में या ऐसे ही गांव से उजड़ करके दलित परिवार शहर में आए तो दलित कहानियां भी शहर की कहानियां होने लगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पात्र आए, आप देखें शुरुआती जो दलित कहानियां हैं वो दलित पात्र प्राय अनपढ़ हैं। दलित महिलाएं तो खास तौर से वो स्कूल का मुंह नहीं देखा, उनका जो सहज ज्ञान है उसी के दम पर वो संघर्ष करती हैं या करते हैं। लेकिन जो बाद के वाले पात्र आए, कैरेक्टर आए, दलित कैरेक्टर दलित कहानियों में, वो बड़े पढ़े लिखे हैं। वो मतलब उनका संघर्ष भी बहुत ही क्या कहें कि बहुत ही सचेत, बहुत ही वैचारिक होता है। तीसरी चीज जो दिखाई पड़ी वो ये कि पहले तो ये माना गया कि ये जो वैश्वीकरण है जिसने समूचे भारतीय साहित्य को, हिंदी साहित्य को खास तौर से बहुत प्रभावित किया, सरोकार बदल गए, तो इस वैश्वीकरण ने भी दलित कहानी को बाद के दिनों में, मतलब सन 2000 तक आते आते ये चीज अनुभव की गई दलित कहानीकारों के द्वारा कि इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। तो जैसे एक कथाकार टेकचंद हैं, अनीता भारती हैं, या खुद कैलाश बानखेड़े हैं, और भी कहानीकार हैं जो बाद वाले कहानीकार आए, उन्होंने वैश्वीकरण के असरात को, उसके प्रभावों को दलित समाज पर उसको जाहिर किया कि जो नौ धनाढ़ी वर्ग आया है उसकी क्रूरताएं क्या हैं, ये जो खेतों पर, बीजों पर कब्जा हो रहा है उसका दलित मजदूरों पर, कृषि मजदूरों पर क्या असर पड़ेगा, हम क्या बचे रह जाएंगे, क्या हमारे लिए कोई नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं, या जो पुरानी संभावनाएं, पुराने अवसर थे वो भी छिन रहे हैं। ये तो वैश्वीकरण के दौर की जो कहानियां हैं उसमें दलित कहानी के सरोकारों का विस्तार होता है। जो अब तक माना गया था कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा था कि वैश्वीकरण के आने से हमारा भला होगा। तो नई पीढ़ी ने कहा कि नहीं, इस पर पुनर्विचार की जरूरत है, इसको हम सिर्फ एक बेहतर अवसर के रूप में न देखें, बल्कि इसको आलोचनात्मक तरीके से भी देखें कि क्या सचमुच ये अवसर प्रदान कर रहा है या अवसरों को छीन रहा है। तो ये चीज आई। मैंने कहा कि इसमें दिल्ली में जो नौ धनाढ़ी वर्ग पैदा हुआ उसको लेकर के टेकचंद ने, गांव में जो कृषि संकट आया इसके बाद में उसको लेकर के अनीता भारती ने, जो बीज की दुनिया में या नए तरीके की कृषि व्यवस्था आई उसको लेकर के, या शिक्षा व्यवस्था आई उसको लेकर कैलाश बानखेड़े ने, इन कहानीकारों ने, जो परवर्ती कहानीकार हैं, इन्होंने बहुत ही सलीके से इन मुद्दों की तह तक गए और ऐसी कहानियां लिखी जिसमें वैश्वीकरण को समझने की एक बड़ी ईमानदार कोशिश दिखाई पड़ती है।
सन 2010 तक एक और नई बात दिखाई पड़ती है दलित कहानी के की दुनिया में। वो यह है कि जो पहले का की दलित कहानी है उसमें मुख्यतः दलित पुरुष कहानीकार है। लेकिन सन 2010 तक एक भरी पूरी पीढ़ी दलित स्त्री कहानीकारों की वो सामने आती है, वो सक्रिय होती है। हेमलता महेश्वर, कौशल पवार, अनिता भारती का नाम आया, पूनम तोसामर, चंद्रकांता, राजरानी मीनू, ये नए कहानीकार, या प्रियंका सोनकर, प्रियंका शाह, ये नई कहानीकार अब दिखाई पड़े 2010 के बाद में। इनके आने से पुनः दलित कहानी का स्वरूप बदलता है। ये बिल्कुल आप समझें कि एक नए युग की शुरुआत होती है। दलित कहानी समता की मांग करती है, जनतंत्र की मांग करती है। वो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से, राजनीतिक जनतंत्र से वो प्रसन्न नहीं रहती, संतुष्ट नहीं होती। उसको ये लगता है कि नहीं, सामाजिक जनतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये एक मांग है दलित कहानी की। लेकिन दलित स्त्रियों के आने से वो जनतंत्र की मांग परिवार तक पहुंचती है कि ये जनतंत्र का प्रसार परिवार तक होना चाहिए। और जो बुनियादी संस्थाएं हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे विवाह संस्था हो, चाहे वो यौन संबंध हो, या जो नैतिकता के मानदंड हैं, इन पर फिर दलित कहानी विचार करने लगती है। दलित स्त्रियों के आने के बाद में हिंसा के ऐसे रूप जो अब तक दिखते नहीं थे, वो दिखाई देने लगते हैं। दलित कहानी उनको टैकल करने लगती है। आप जानते हैं कि जो पूरा दलित विमर्श है, दलित साहित्य है, वो 3 तरह की हिंसा से टकराता रहा है। एक स्तर पर वो हिंसा जो बहुत स्थूल है, जो बहुत दृश्य है, बहुत भयानक है, आगजनी है, लूटपाट है, हत्या है, पूरी की पूरी बस्ती जला दी जाती है दलितों की। वो दलित साहित्य का विषय था, विषय रहा है। और वो ये गए दिनों की बात नहीं है, बीते दिनों की बात नहीं है। ये बहुत बात तक हमारे सामने चीजें घटित होती दिखाई पड़ती हैं। और दलित कहानीकार, दलित कथाकार इन घटनाओं को अपनी रचना का विषय बनाता है। और कई बार बिना किसी कहें कि मतलब कि बिना किसी साहित्यिक छद्म के, ज्यों का त्यों, जैसे लगता है कि कोई रिपोर्टिंग हो रही हो, और वही मतलब कहानी बन जाती है, वो रिपोर्ट ही कहानी बन जाती है। तो एक तो ये स्थूल हिंसा है। दूसरी, जिसको हम अपमान कहते हैं, जो हिंसा भाषा में होती है, जो हिंसा आपसी व्यवहार में होती है। जब आप किसी दलित को उसकी औकात बताते हैं, यानी कि जो तथाकथित सवर्ण समाज है, तो ये दूसरा है। स्थूल हिंसा के बाद में जो अपमान परक हिंसा है, जो हिंसा भाषा में, व्यवहार में दिखाई देती है, ये दूसरे तरीके की समस्या रही है। तीसरी समस्या रही है जिसको मतलब नई पीढ़ी ने पकड़ा, नई पीढ़ी के कहानीकारों ने पकड़ा, वो है ह्यूमिलिएशन की, अवमानना की। आप इस तरह की मानसिक हिंसा होते हुए देखते हैं जो असल में सामान्य निगाह से दिखाई नहीं पड़ती।
इशारों में, संकेतों में, भावों में, जिसको आप जेस्चर्स कहते हैं, उन जेस्चर्स में ऐसा कुछ रहता है जिसमें दलित पात्रों को, दलित समाज को नीचा दिखाने की मंशा रहती है। तो और ये जो मतलब कानून थोड़ा सख्त हुआ, थोड़ी जागरूकता आई कि इसको उसकी रिपोर्ट करेंगे, तो उस समाज ने ये तरीका अपनाया कि चलिए हम ऐसा कोई साक्ष्य छोड़ेंगे नहीं कि आप इसको मुद्दा बना सकें। तो अवमानना आई, ह्यूमिलिएशन आया। तो दलित कहानीकारों की जो नवीनतम पीढ़ी है, जिसमें खास तौर से मैंने कहा दलित स्त्रियां हैं, तो इन्होंने उस अवमानना को, स्थूल हिंसा, अपमान और फिर ये अवमानना, उस अवमानना को अपना विषय बनाया। और जो परिवार के भीतर की हिंसा है, मतलब दलित पुरुष और दलित स्त्री के बीच जो मौजूद संरचनात्मक हिंसा है, वो पहली बार आई कि जो व्यक्ति बाहर की दुनिया में जनतंत्र की मांग करता है, खुद परिवार के भीतर वो जनतंत्र क्यों नहीं लाता, ये एक मुद्दा आया। आप देखें हेमलता महेश्वर के यहाँ, आप देखें कौशल पवार के यहाँ, आप देखें अनीता भारती के यहाँ, रजत रानी मीनू के यहाँ, तो ये पाएंगे, ये जो दलित स्त्री कहानीकार इनके यहाँ खास तौर से। या आप आइए जो दलित पुरुष कहानीकार हैं बाद वाली पीढ़ी के, शीलबोधी हों, टेकचंद हों, कैलाश चंद चौहान हों, इनके यहाँ भी आपको ये चीज़ दिखाई पड़ती है कि इन्होंने भी उस डोमेस्टिक वायलेंस को, घरेलू हिंसा को मुद्दा बनाया है। शैली को लेकर के दो बातें कहना जरूरी है। भाषा की बात हमने कर ली। दलित कहानी आत्मकथात्मक होती है। आत्मकथा का ही असल में विस्तार है, चाहे वो कविता हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, वो आत्मकथा का विस्तार है। स्वानुभव का तर्क, भोगे हुए यथार्थ का तर्क वहीं पर दिखाई पड़ता है कि ये हमारा जीवन है, हम इसको कहेंगे। इसलिए आप पाएंगे कि प्रायः मैं शैली की कहानियां लिखी हैं दलित कहानीकारों ने, मैं शैली की कहानियां। उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो नायक है, वो स्वयं लेखक दिखाई पड़ता है। उसका जो संघर्ष है नायक का, जो कहानी का मुख्य पात्र है, वो स्वयं लेखक का संघर्ष। आप मतलब अगर लेखक को जानते हैं और कहानी को पढ़ रहे हैं तो आप उसको वो सामने देख सकते हैं। इस मैं शैली ने दो चीजें की। एक तो दलित कहानी को प्रामाणिकता दी, और दूसरे दलित कहानी की भाषा को बोलचाल की भाषा बनाए रखा। किताबी भाषा में दलित कहानी नहीं गई, गढ़ी हुई भाषा नहीं है, शैली उसकी बुकिश नहीं है, किताबी नहीं है। ये दो बातें हुई। जो सबसे खास चीज रही दलित कहानी की, जो हिंदी कहानी के अभी तक अनजाने, अनदेखे ब्यौरे थे, डिटेल्स थे, वो आए कि चमड़ा कैसे कमाते हैं, मैला ढोने में क्या मतलब किस तरह का अनुभव होता है, मांस के पकाने की तरीके क्या हैं, उसको कैसे सुखाया जाता है। ये सारी चीज़ें ऐसी थीं। एक कहानी है टेकचंद की जिसमें वो सुअर के मारने के डिटेल्स देते हैं। आप पाएंगे कि ये डिटेल्स पहले हिंदी कहानी में थे ही नहीं, इनको मतलब ये अकल्पनीय थे।
तो दलित कहानीकारों ने नए डिटेल्स, नए ब्यौरे, नई जीवनी स्थितियाँ, नए विवरण और ऐसे विवरण जो बड़े जीवंत हैं वो दिए। शुरू में तो ऐसा लगता था कि ये विवरण कहानी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे दलित कहानी का विकास होता गया वो विवरण दलित कहानी के प्राण तत्व बनते गए, और उन विवरणों के बगैर दलित कहानी पूरी होती नहीं दिखाई पड़ती। तो एक स्तर पर दलित कहानी वैचारिक कहानी रही, लेकिन दूसरे स्तर पर जो जहाँ पर दलित कहानी की दिखती है मजबूती, वो मजबूती दिखाई देती है जब वो डिटेल्स के साथ, उन ब्यौरों के साथ वो कहानी बनती है, विकसित होती है। जो और एक चीज ध्यान देने की है दलित कहानी की, आप देखें 1981, जैसे मैंने कहा कि बहुजन संगठक में छपी हुई कहानी निमिष राय की, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, वहाँ से लेकर के और अभी सन 2019 तक दलित कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें जो समाज का विकास है, उस विकास के विभिन्न पड़ाव भी आपको घटित होते हुए नजर आएंगे। दलित कहानी का विकास असल में भारतीय समाज के विकास के साथ, विकास कहें उसको, परिवर्तन कहें, उसके साथ जुड़ा हुआ है। ज्यों-ज्यों समाज हुआ है परिवर्तित, वैसे वैसे दलित कहानी भी बदलती गई है। और इस समय की दलित कहानी वो कई पड़ावों को पार करके अभी वो उन विडंबनाओं को, उन विसंगतियों को, उन विद्रूपताओं को पकड़ रही है जो पहले के समय में, शुरुआती दौर में जिन पर हाथ लगाना जरूरी नहीं समझा जाता था, जो थोड़े सबवर्सिव थे, जो थोड़े कहें कि असुविधाजनक थे। वहाँ पर अंतरजातीय मामला हो, जाति के भीतर का जो भेदभाव है, दो दलित जातियों के बीच जो भेदभाव है, वो अभी दलित कहानी में आ रहे हैं। दलित कहानी अपने ही दलित नेताओं को लेकर के क्रिटिकल हुई है। पहले ये चीज नहीं दिखाई पड़ती थी, ये आलोचनात्मक तेवर अभी दलित कहानी में दिखाई पड़ रहा है। दलित कहानी जेंडर को लेकर बहुत सेंसिटिव हुई है, और दलित कहानी में वर्ग के मुद्दे भी, क्लास के मुद्दे भी बहुत ईमानदारी के साथ उभर रहे हैं। तो दलित कहानी का इस तरह से निरंतर विकास होता जा रहा है, और दलित कहानीकारों के मुद्दे और शार्प और परिष्कृत और क्या कहें कि सटीक होते जा रहे हैं। आपने इस व्याख्यान को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।